इस वीडियो में लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और उनकी जान पर बनाई हो। ये लोग हाइकिंग के लिए यहाँ पहुंचे थे। जगह का नाम है स्कल रॉक, शहर लॉस एंजलिस, देश अमेरिका। कहा जाता है कि यहाँ से पैसिफिक महासागर बहुत सुंदर दिखता है। ये आम था कि लोग यहाँ आते, शराब और संगीत के दौर चलते, उसके आगोश में ये नज़ारा लिया जाता। आम था लोगों का यहाँ आना और ठहरना। ये वीडियो 7 जनवरी 2025 का है और इन लोगों का खौफ धुएं का गुबार देख करके पनपा है। तेजी से इनकी ओर आ रही आग की आहट इन्हें लग चुकी है। जिस जगह पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब क्राइम सीन के पीले टेप से घेर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही मना है। घेरे गए इलाके के भीतर बिजली के कुछ उपकरण टूटे बिखरे पड़े हैं। वहीं कहीं आसपास जली हुई झाड़ियों का एक हिस्सा है। ये झाड़ियां साल 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को लगी आग में जली थीं। दमकल विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक उसे बुझा लिया गया था, लेकिन अब ये इलाका छानबीन के मकसद से घेर लिया गया है। 7 जनवरी से ही आग की लपटें अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से खेल रही हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील हो चुकी हैं। अंदाजा लगाइए, 27 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपने पेरिस शहर का नाम सुना होगा। ये आग इस शहर से भी ज्यादा बड़ा इलाका, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल अपनी जद में ले चुकी है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि लॉस एंजलिस में जो आग की घटना है उसके ताजा अपडेट क्या हैं, इस आग को पूरी तरह बुझाने में अभी कितना वक्त लग सकता है, क्या लॉस एंजलिस इस आग से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, और इन सब में क्लाइमेट चेंज का कितना रोल है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा लॉस एंजलिस में लगी आग की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हमने वीडियो में आपको जो इलाका दिखाया उसके ठीक 100 फीट दूर जाएं तो वहां मौजूद घर राख हो चुके हैं। एक थ्योरी ये कह रही है कि पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इस जगह टीनेजर्स की आवाजाही आम है। टूटी फूटी बियर की बोतलें आमतौर पर देखी जा सकती हैं। इसी जगह 1 जनवरी 2025 को भी एक आग पनपी थी। दमकल विभाग ने कहा कि उसे बुझा लिया गया था, लेकिन मुमकिन है कि वो ठीक तरह से बुझ ना सकी हो और हवा की रफ्तार ने उसे भड़का दिया हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में दिखने वाले ही आरोपों के लपेटे में आ गए। बात चली कि आग भड़काने में इनका हाथ हो सकता है। नतीजा कि पहले पोस्ट डिलीट हुए, फिर एक्स से अकाउंट ही गायब हो गए। आधिकारिक जांच शुरू हुई तो जांच के घेरे में ये वीडियो भी आया। एसोसिएट प्रेस ने वीडियो में मौजूद एक शख्स से बात की है, उसको आप भी सुनिए। पीछे मुड़े तो देखा कि पहाड़ पर धुएं का एक गुबार उठ रहा था, ठीक हमारे पीछे, हमसे महज 50 मीटर की दूरी पर। और हम जल्दी ही अपना सामान लेकर नीचे की ओर भागे। फिर हमें आग की आवाज़ सुनाई देने लगी। हवा बहुत तेज थी। हमने अपना सामान उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकल गए। ये वाकई डरावना था, ये ख्याल कि आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अमेरिका में पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जब कोई बुझी हुई आग फिर से भड़क उठी हो और उसने विकराल रूप ले लिया हो। पहला 1991 में कैलिफोर्निया के ही ऑकलैंड शहर के एक छोटे से घर में आग लगी। सुबह की आग को शाम तक बुझा लिया गया। तब कैलिफोर्निया में पिछले 5 साल से सूखा पड़ रहा था। तेज हवाओं ने आग को फिर से जगा दिया और इसे फैलने में देर नहीं लगी। इसमें कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा उदाहरण 2023 में हवाईयन द्वीप मौवी में आग लगी। यहाँ भी एक रिहायशी इलाके में पहले आग लगी और इसे बुझा दिया गया, लेकिन फायर फाइटर्स के जाने के कुछ ही घंटों बाद ये आग फिर से शुरू हो गई। देखते देखते 2000 इमारतें तबाह हो गई और कुल 102 लोगों की जान चली गई। हमने जो वीडियो आपको दिखाया उससे जुड़ी छानबीन सबसे पहले नंबर वाली आग से जुड़ी है, जहां सबसे पहले आग शुरू हुई। लॉस एंजलिस में लगी आग की शुरुआत सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके से हुई थी। इस आग को नाम दिया गया पैलिसेड्स फायर। इस वक्त 23,700 एकड़ इलाके तक ये आग फैल चुकी है। इस पर अभी 23% तक काबू पा लिया गया है। दूसरी है ईटन फायर। ये आग करीब 14,000 एकड़ जमीन को अपनी जद में ले चुकी है। इस पर 55% तक काबू पा लिया गया है अभी। तीसरी है हर्स्ट फायर। इसका फैलाव 800 एकड़ तक है, ये पूरी तरह कंट्रोल में है। चौथी है ऑटो फायर। ये आग 60 एकड़ तक फैली है, 85% तक काबू पा लिया गया है। इसके अलावा एक और नाम है लिटिल माउंटेन। ये आग महज 34 एकड़ तक महदूद है, लेकिन काबू में अभी बिल्कुल भी नहीं है। पैलिसेड्स फायर के अलावा एक छानबीन
अल्दातेना इलाके में भी चल रही है। यहीं से दूसरी सबसे बड़ी आग ईटन फायर शुरू हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स दोनों जगहों पर घाटियों और पगडंडियों की छानबीन कर रहे हैं, चट्टानों, बोतलों, डिब्बों की जांच कर रहे हैं, जलने के पैटर्न और सर्विलांस फुटेज की जांच की जा रही है। चश्मदीद गवाहों से भी बात की जा रही है। इस बीच आग लगने की वजह को लेकर के अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। क्या हैं वे थ्योरीज? पहला, लाइटनिंग थ्योरी। अमेरिकी जंगलों में लगने वाली आग का 2/3 हिस्सा इसी वजह से होता है, लेकिन 7 जनवरी के इर्द गिर्द लाइटनिंग की कोई खबर नहीं थी, इसलिए यह थ्योरी तुरंत ही फेल हो गई। दूसरा, जबरन आगजनी। ये थ्योरी भी ऐसे ही जोर पकड़ रही है। लॉस एंजलिस के दमकल विभाग के चीफ का कहना है कि हम जितनी भी आग बुझाते हैं उनमें से आधी तो इंटेंशनली लगाई गई होती हैं। चीफ का ये भी कहना है कि पैलिसेड्स फायर की खबर आते ही कई और छोटी छोटी आग लगने की खबरें भी आईं। इससे ये यकीन किया जा सकता है कि इसे किसी ने जबरन लगाया हो। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की एक रिसर्च के मुताबिक 1992 से 2012 के बीच अमेरिका में जितने वाइल्ड फायर्स घटे उनमें से 84% मनुष्यों की वजह से ही शुरू हुए थे। तीसरा, इलेक्ट्रिक वायर्स। ईटन फायर की शुरुआत से जुड़ी छानबीन में बिजली के पोल्स पर शक किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसको सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक पोल से फैलते हुए देखा गया था। ईटन फायर के शुरू होने के बाद से अब तक उस इलाके के पावर प्रोवाइडर सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन पर 5 अलग अलग केसेस फाइल हो चुके हैं। पहले वाले पोल के आसपास छानबीन भी की जा रही है। कंपनी ने आरोपों को खारिज किया है। हालांकि कैलिफोर्निया में पहले भी इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से आग लग चुकी है। 2018 में इलेक्ट्रिक पोल से फैली एक आग ने 85 लोगों की जान ले ली थी। इसे 2018 कैंप फायर के नाम से जाना जाता है। हमने जानकार से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा, ये थ्योरीज महज अंदाजे हैं या इनमें वाकई कोई सच्चाई हो सकती है, या कौन सी थ्योरी ज़्यादा काबिल यकीन लगती है। इतनी बड़ी छानबीन के लिए कैसे काम किया जाता है? 40,000 एकड़ तक फैल चुकी आग के ओरिजिन का पता लगाना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, अगर हम अपने जंगल की बात करें, जंगल में जब आग लगती है तो हमारा एक मैकेनिज्म है कि जंगल में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पर कि आप फायर ब्रेक्स बनाते हैं कि अगर जंगल में आग लगे तो वो किसी एरिया को जलाने के बाद आगे ना फैले। अब जहाँ पर आग लगी, जो अभी जो आंकड़ा आ रहा है उसमें उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस फॉलोअप करी हैं जंगल को लेके कि फायर ब्रेक्स उन्होंने बनाए कि नहीं बनाए। और जो थ्योरीज आ रही हैं कि पहले शुरुआत में थोड़े से इलाके में आग लगी थी और धीरे धीरे फैलते फैलते वो 40,000 एकड़ में आग फैल गई। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो लॉस एंजलिस का जो इलाका है वहाँ पे तेज़ हवाएं बहुत चलती हैं, तो विंड जो वेलोसिटी होती है अगर आपकी बहुत तेज़ है तो आग को फैलने में बहुत टाइम नहीं लगता। और वो जो रीजन है वो ड्राई रीजन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और जो ज़मीन है, ज़मीन में भी आर्द्रता बहुत कम होती है। अगर ज़मीन में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तो कई बार आग फैलने की जो संभावना होती है बहुत कम होती हैं वो। मगर जो वो इलाका है वो पूरा ड्राई रीजन है और तेज़ हवाएं वहाँ चलती हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर आग फैली हो। वो इसमें एक कितनी इलाके में नहीं, वो मेरे हिसाब से एक पॉइंट से शुरू होकर इतने बड़े एरिया में आग नहीं फैल सकती। अलग अलग जगह कहीं लाइटनिंग हुई होगी, कहीं पर कुछ और किसी ने आग लगाई होगी, क्योंकि एक पॉइंट से शुरू होकर आप 40,000 हेक्टेयर में आग फैलना संभव नहीं है। एक तरफ छानबीन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बुझाने के लिए पानी की सप्लाई ज़रूरत से बहुत कम है। लॉस एंजलिस को वाटर सप्लाई करने वाले सभी 114 टैंकर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जा चुका है कि उनके प्रेशर अब कम हो चुके हैं। आग की शुरुआत जहां से हुई थी वहां के टैंकर्स अगले ही दिन खाली हो गए थे। 10 जनवरी को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने पानी की कमी को लेकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, एक अलग से जांच की मांग की। इसके पहले 8 जनवरी को आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेविन न्यूसम पर ही सप्लाई की कमी का आरोप लगाया था। अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, न्यूसम ने उन इलाकों से पानी कैलिफोर्निया में लाने की मंजूरी ही नहीं दी जहां से पानी लाया जा सकता है। हमने जानकार से पूछा, इतने दिन बीत जाने के बावजूद ये आग क्यों नहीं बुझ सकी है? क्या लॉस एंजलिस इस आग से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, और जहाँ पर वो लोग आग बुझा सकते थे वहाँ पर उनके पास पानी की कमी रही, जहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत नहीं मिला उनको, और जिसकी वजह से आग के आगे वो लोग बेबस दिखे। दूसरा ये कि जो प्रैक्टिसेस, शायद वहाँ पर इतनी बड़ी आग पहली बार लगी है, और जो उनका मैकेनिज्म है, हमारे अगर फॉरेस्ट में देखें आप इंडिया में, तो हम जब प्रैक्टिसेस फॉलोअप करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो हर साल हम सीजन में बिफोर मानसून, जब मानसून खत्म होता है और जब ड्राई सीजन आता है, तो रेगुलर प्रैक्टिसेस है फॉरेस्ट के अंदर कि हम फायर ब्रेक्स बनाते हैं, हम चौड़ी सड़कें बनाते हैं, सड़कें तो नहीं,
बट एक जंगल का एरिया थोड़ा बीच में साफ होता है जहाँ की अगर आग दूसरी तरफ ना जाए वो, तो वो प्रैक्टिसेस वहाँ का क्या मैकेनिज्म है वो मैं भी कह नहीं सकता, बट शायद नहीं करा होगा तभी इतनी बड़ी क्षेत्र में आग फैली है ये। और विंड वेलोसिटी का तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे है ही कि बहुत तेज हवाएं वहाँ पर चली हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर आग फैली। दूसरा जो क्योंकि वो बहुत पॉपुलर इलाका है, वहाँ पर जो बसावट लोगों की बहुत बढ़ती गई, आबादी जो लैंड पे प्रेशर रहा लोगों का बसने का, कंस्ट्रक्शन का, शायद उन्होंने कुछ एरिया साफ करे होंगे जिसकी वजह से वहाँ पर एक कंक्रीट का जंगल भी बना साथ साथ दूसरे जंगलों के साथ साथ, तो वो भी एक कारण रहा होगा कि वहाँ पे पानी की कमी रही जिसकी वजह से घरों का नुकसान हुआ और आग भी फैली वहाँ पर। हमने जानकार से ये भी पूछा कि किसी इलाके को रेगिस्तान कहे जाने के लिए जरूरी है कि वहां सालाना 10 इंच से कम बारिश हो। लॉस एंजलिस में सालाना 15 इंच तक बारिश नापी जाती है। 1913 में इस शहर में बड़े बड़े कैनाल बनाए गए, तब जाकर के यहाँ की पानी की समस्या कम हुई। क्या इस शहर के क्लाइमेट का इस आग से कोई रिश्ता है? देखिए, जब हम जो आपने बताया अभी कि जहाँ पर रेनफॉल 15 सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसी हिसाब से पनपता है। जब वहाँ पर हम कैनाल लेके आए तो उसके बाद हमने फॉरेस्ट भी शायद बनाए होंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से जंगल भी बढ़े। और मगर रीजन तो ड्राई है, वो जो तेज़ हवाएं चलती हैं और जो टेम्परेचर वहाँ पर हर साल भर ऑलमोस्ट गर्म रहता है, हल्की ठंडी हवाएं भी चलती हैं बीच में, मगर जो अमूमन टेम्परेचर जो वहाँ का है वो आर्द्र है और हल्का गर्म है। बट हम जब कैनाल किसी रेगिस्तान में या किसी ड्राई रीजन में लेके आते हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे जंगल उगाएं या फिर हम नए पौधे लगाएं, उसको सिंचित करें, जिसकी वजह से जो उसका एक नेचुरल करेक्टर है जगह का वो हम डिस्टर्ब करते हैं खुद ही, नोइंगली और अननोइंगली। देखिए, ड्राई रीजन तो है वो, बट रेगिस्तान के करेक्टर्स अलग होते हैं, वो उसका करेक्टर नहीं है। मगर जैसे हमारे अरावलीज की जो जंगल आप देखेंगे राजस्थान के पास जो है, जहाँ पर की बारिश थोड़ी कम भी होती है, वहाँ पर कभी ऐसा आग नहीं फैलती है क्योंकि वहाँ पर स्मॉल बुशेज हैं, नेटिव वेजिटेशन वहाँ पर है, आग लगने के लिए कोई सोर्स नहीं है ज़्यादा वहाँ पर। बट यहाँ पर जो इन्होंने जो जंगल बड़े हुए और उसके पीछे अलग अलग कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो आग लगी वहाँ पर। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। 15 जनवरी की देर रात इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। 16 जनवरी को इजरायल की संसद में इस युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको टाल दिया। उन्होंने हमास पर आखिरी वक्त में समझौते में बदलाव करने का आरोप लगाया। हालांकि फिलिस्तीनी समूह ने यह आरोप खारिज किए हैं। फिर 17 जनवरी की सुबह बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी किया और कहा कि नेगोशिएटिंग टीम्स हॉस्टेज डील को लेकर सहमति तक पहुंच गई हैं। 17 जनवरी की शाम को प्रधानमंत्री नेतन्याहू सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसके बाद उनकी सरकार इस समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। इस बीच इजरायल के दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर इस डील के विरोध में उतर गए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम समझौते की मंजूरी देते हैं तो वो उनकी सरकार से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उनकी पार्टी ओत्समा यहूदित नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से गठबंधन भी तोड़ देगी। युद्ध विराम के दावों के बीच इजराइल ने 17 जनवरी को गजा पर बड़ा हमला बोल दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 113 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 28 बच्चे और 31 महिलाएं होने का दावा भी किया गया है। हम इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भी आरोप तय करते हुए 7 साल जेल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। फैसले के तुरंत बाद बुशरा को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा इमरान पर लगभग 10 लाख और बुशरा पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें 6,478 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। इमरान और उनकी पत्नी पर यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल से चलने वाली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने सुनाया है। सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट को सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। इमरान खान ने पीएम रहते हुए अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट का उद्देश्य पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में अल कादिर विश्वविद्यालय स्थापित करना था, जिससे इलाके के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए गैर कानूनी तरीके से फंडिंग करने का आरोप उन पर लगा। इमरान और बुशरा पर ब्लैक मनी से यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदने के आरोप भी लगे। प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान पर पद के दुरुपयोग और ट्रस्ट के पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगे। इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली पाकिस्तानी संस्था एनएबी माने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है। मामले में इमरान खान को
पहली बार मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पहले इमरान खान को 3 बड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उनके पीएम रहते मिले गिफ्ट को बेचने, सरकारी सीक्रेट्स को लीक करने और गैर कानूनी विवाह जैसे मामले शामिल थे। हालांकि जनवरी 2024 में उन्हें इन तीनों मामलों में मिली सजा को निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ कई केस पेंडिंग है, जिस वजह से वो अब भी जेल में हैं। अगली सुर्खी है, यूक्रेन से 16 जनवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। रूस के साथ जारी जंग के बीच स्टारमर ने यूक्रेन से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि वे 1-2 साल नहीं बल्कि 100 सालों तक यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा देते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टारमर की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। उन्होंने यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाने का वादा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक 100 ईयर पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, उसी दौरान कीव के आसमान में जोरदार धमाकों की आवाज और हवाई हमलों के सायरन सुनाई दे रहे थे। रूसी हमलों का जवाब यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था। स्टारमर ने इन धमाकों पर कहा कि यह हमला यूक्रेनी लोगों के संकल्प को याद दिलाता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि युद्ध को समाप्त करने वाला कोई भी समझौता इतना मजबूत हो कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी हो और भविष्य में किसी भी आक्रमण को रोका जा सके। इसके बाद जेलेंस्की ने स्टारमर को धन्यवाद देते हुए कहा कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को $3 अरब से अधिक की वार्षिक सैन्य सहायता देने का वादा किया है। स्टारमर का यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले हो रहा है। जेलेंस्की अपने प्रमुख सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका यूक्रेन पर रूस के साथ शांति स्थापित करने के लिए दबाव डाल सकता है और रूस से लड़ने के लिए पैसे और हथियारों में कमी कर सकता है। अगली सुर्खी है पड़ोसी देश चीन से। वहां की सरकार ने कहा है कि लगातार तीसरे साल देश की आबादी में गिरावट आई है। चीनी सरकार ने 16 जनवरी को जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जारी किए। इससे पता चलता है कि 2024 के अंत तक चीन की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल से 14 लाख कम है। जनसंख्या में आई कमी से सिर्फ चीन ही नहीं जूझ रहा, बल्कि जापान, कोरिया सहित यूरोप के कई देश जनसंख्या में कमी का सामना कर रहे हैं। इन देशों में कामकाजी लोगों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रोपोर्शन में। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में कई वजहों से आबादी घट रही है, जिसमें मुख्य रूप से वहां के यूथ शादी करने और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। चीन में लंबे समय तक लागू रही 1 चाइल्ड पॉलिसी भी आबादी घटने का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। आबादी घटने से चिंतित चीन की सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी वाले कानून में छूट दे दी। साथ ही सरकार बच्चा पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। उनके लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कपल्स बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।